हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। पिछले एपिसोड में जीरो और रेजी की लड़ाई अधूरी रह गई थी। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू होने वाला होता है, लंबे समय से सो रहा राघव आखिरकार जाग जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर लड़ाई को लेकर जरा भी उत्साह नहीं था। वह हमेशा की तरह आलस से चारों तरफ नजर घुमाता है और जीरो को छेड़ने लगता है। दूसरी तरफ जीरो की नजर रेजी की तलवार पर पड़ती है। तभी शिवा उसे बताते हैं कि रेजी किसी आम परिवार से नहीं, बल्कि किरिहारा कबीले का वारिस है। यह वही परिवार है जिसने पीढ़ियों तक जासूसी और तलवारबाजी की कला को जिंदा रखा। पुराने समय में शोगुन के सबसे भरोसेमंद योद्धा भी इसी शैली में प्रशिक्षण लेते थे। शिवा जीरो को भी हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं, लेकिन जीरो बिना एक पल सोचे मना कर देता है। उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी थी। वह राघव की शक्ति का सहारा लेकर जीतना नहीं चाहता था। उसकी नजर में राघव कोई हथियार नहीं, बल्कि उसका साथी था। दूसरी तरफ रेजी अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए खुद को ही हैंडीकैप दे देता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और बिना देखे लड़ने का फैसला करता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन शिवा समझ जाते हैं कि दोनों अभी तक अपनी असली ताकत छिपाकर लड़ रहे हैं। जीरो हमला कर देता है। वह हवा में छलांग लगाकर रेजी के ब्लाइंड स्पॉट से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम हो जाती है। रेजी बिना आंखें खोले ही जीरो के हर मूवमेंट को महसूस कर लेता है। तभी शिवा सबको बताते हैं कि एक असली तलवारबाज सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करता, वह अपने आसपास की हर हलचल को महसूस करना सीखता है। इसी वजह से रेजी के लिए कोई ब्लाइंड स्पॉट था ही नहीं। कुछ देर तक लगातार हमले झेलने के बाद भी जीरो पीछे हटने का नाम नहीं लेता। उल्टा वह मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। शिवा मन ही मन समझ गए कि अगर यही हमला किसी आम इंसान पर हुआ होता तो वह शायद जिंदा नहीं बचता। लेकिन जीरो आराम से खड़ा होकर मुस्कुराता रहा, जबकि रेजी पहली बार उसके शरीर की ताकत देखकर चौंक गया। कुछ देर तक चली इस जबरदस्त भिड़ंत के बाद आखिरकार दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे की ताकत को करीब से देख लिया था और अब माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहा। जीरो मुस्कुराते हुए रेजी से मजाक करता है, जबकि रेजी भी पहली बार थोड़ी सहजता दिखाता है। दोनों को एहसास हो चुका था कि सामने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। इसी बातचीत के दौरान रेजी मान लेता है कि अगर यह सचमुच जानलेवा लड़ाई होती तो पहले ही वार में उसकी हार हो सकती थी। वहीं जीरो भी मानता है कि पिछली लड़ाई अधूरी रह गई थी, इसलिए इस मुकाबले का कोई साफ विजेता नहीं कहा जा सकता। उधर चीफ शिवा भी दोनों के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक दोनों में काबिलियत तो है, लेकिन सिर्फ एक प्रैक्टिस फाइट के आधार पर किसी को ब्लैक टॉर्च टीम का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तभी शिवा बताते हैं कि असली परीक्षा अगले दिन होगी। यह सुनकर जीरो काफी उत्साहित हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसे पहला फील्ड मिशन मिलने वाला है, लेकिन हाना साफ कर देती है कि बिना अनुभव के किसी को सीधे असली मिशन पर भेजना सही नहीं होगा। सिर्फ ताकत होना किसी अच्छे एजेंट की पहचान नहीं होती। जीरो थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन तभी शिवा बताते हैं कि एक ऐसा काम सामने आया है जिसे सिर्फ उनकी टीम ही संभाल सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी मिशन के दौरान उन्हें अपने असली दुश्मन के बारे में भी कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। यह सुनते ही जीरो का उत्साह फिर लौट आता है। इसी बीच हाना जीरो के लिए एक खास कॉम्बैट सूट लेकर आती है। शुरुआत में जीरो उसे बच्चों का कॉस्ट्यूम समझकर मजाक उड़ाता है, लेकिन हाना उसे सूट के फीचर्स इस्तेमाल करके दिखाती है। जैसे ही जीरो अपनी कलाई पर लगे कंट्रोल पैनल को दबाता है, सूट का रंग और डिजाइन पूरी तरह बदल जाता है। हाना बताती है कि इसे कैमोफ्लेज मोड कहते हैं, जो पहनने वाले की पहचान छिपाकर उसे आसपास के माहौल में घुलने मिलने में मदद करता है। इसके बाद हाना उसे दूसरा फीचर दिखाती है। जीरो जैसे ही पैनल पर 2 बार टैप करता है, उसका शरीर आधा पारदर्शी दिखाई देने लगता है। यह था स्टील्थ मोड, जिसकी मदद से टीम के सदस्य एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन बाहर के लोग उन्हें आसानी से नहीं देख पाते। हालांकि हाना यह भी चेतावनी देती है कि कैमोफ्लेज मोड चालू होने पर सूट की दूसरी क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं, इसलिए हर फीचर का सही समय पर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। शिवा भी बताते हैं कि इस सूट में और भी कई फीचर्स मौजूद हैं, जिन्हें जीरो मिशन के दौरान धीरे धीरे सीख जाएगा। सूट की सारी जानकारी देने के बाद शिवा पूरी टीम को अपने साथ लेकर एक पुराने मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जीरो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उनका पहला मिशन क्या होने वाला है। मंदिर पहुंचने के बाद शिवा बताते हैं कि उनका असली काम सिर्फ बुरी आत्माओं को शांत करना नहीं है। दरअसल इस मंदिर के नीचे ब्यूरो की एक गुप्त सुविधा मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात मंदिर में तैनात ब्यूरो एजेंट से होती है। एजेंट शिवा को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वो बताता है कि आज इसी जगह ब्यूरो की सबसे ताकतवर टीम स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 1 भी आने वाली है। अगर दोनों टीमें एक साथ यहाँ मौजूद रहीं तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तभी जीरो पहली बार स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 1 का नाम सुनता है। शिवा उसे समझाते हैं कि यही ब्यूरो की सबसे ताकतवर यूनिट है। सबसे ज्यादा एजेंट
सबसे ज्यादा अधिकार और सबसे खतरनाक मिशन हमेशा इसी टीम को दिए जाते हैं। इसके मुकाबले उनकी डिवीजन 2 कहीं छोटी और कमजोर मानी जाती है। एजेंट उन्हें साफ शब्दों में सिर्फ 15 मिनट का समय देता है। इसके बाद शिबा बिना समय गंवाए मंदिर के अंदर बने एक गुप्त रास्ते का दरवाजा खोल देते हैं। नीचे जाती अंधेरी सीढ़ियां देखकर जीरो की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे पूरी टीम नीचे उतरती है, चारों तरफ सीलन, अंधेरा और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। तभी जीरो राघो से पूछता है कि कहीं उसे इस जगह से जुड़ी कोई पुरानी याद तो नहीं आ रही। राघो जवाब तो देता है कि सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि इस जगह का माहौल उसे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा। तो ब्लैक टॉर्च टीम अपने पहले आधिकारिक मिशन की असली शुरुआत करती है, जहां उनका सामना ऐसे दुश्मन से होने वाला था जो अब तक के सभी दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। सब लोग तेजी से बैरियर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जीरो जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। राघो गंभीर आवाज में कहता है, सावधान रहना, इस जगह की हवा बिल्कुल सामान्य नहीं है। जीरो पूछता है, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? राघो जवाब देता है, हाँ, यहाँ कई मोनोनोक की गंध है, लेकिन उनमें से एक बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। शिबा सबसे पहले उस जगह की जांच शुरू करता है। उसे उम्मीद थी कि इतने समय बाद भी शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे उस रहस्यमयी संगठन तक पहुंचा जा सके जिसने राघो को आजाद किया था। उसी दौरान राघो भी चुपचाप पूरे कमरे को देखने लगता है। जैसे ही उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां उसकी सील टूटी थी, उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार अपनी आंखें खोली थी, तब सबसे पहले उसे ठंडे पत्थरों का एहसास हुआ था। उसके बाद सीलन से भरी बदबूदार हवा और फिर दूर से आती हल्की सी रोशनी दिखाई दी थी। उसी रोशनी के सामने कई ताकतवर मोनोनोके मौजूद थे। उनके बीच एक रहस्यमयी शख्स भी था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि वो राघो को पहले से जानता था। उस आदमी ने राघो को उसकी पुरानी पहचान याद दिलाते हुए उसे इंसानों के खिलाफ दोबारा लड़ने के लिए उकसाया था। उसने दावा किया था कि मोनोनोके का सम्मान छीन लिया गया है और अब समय आ गया है कि वे अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करें। उसने ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया और उनसे बदला लेने की बात कही, लेकिन जैसे ही मौका मिला, राघो वहां से भाग निकला। उसके मुताबिक उन लोगों ने भी वही गलती की थी जो ज्यादातर दुश्मन करते हैं। उन्होंने उसकी असली ताकत को बहुत कम आंका था। राघो की पूरी बात सुनने के बाद जीरो थोड़ा निराश हो जाता है। उसे लगता है कि इतनी लंबी यादों के बाद भी उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन शिबा उसकी बात से सहमत नहीं था। उसने अब तक मिली सारी जानकारी को जोड़ना शुरू किया। सबसे पहला सुराग यह था कि दुश्मनों को ऐसी सील तोड़ने का तरीका पता था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। दूसरा सुराग यह था कि रहस्यमयी आदमी राघो को उसके कैद होने से पहले से जानता था, यानी उनका रिश्ता बहुत पुराना था। और तीसरी सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनका असली निशाना सिर्फ राघो नहीं बल्कि पूरा ब्यूरो था। यह सुनते ही जीरो का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। इतने सारे रहस्यों को एक साथ समझना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती है। उसके मुताबिक अगर दुश्मन सामने आ गया तो पहले उसकी जमकर पिटाई होगी और उसके बाद सारी सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। जीरो की यह बात सुनकर राघो और शिबा दोनों एक साथ उसे बेवकूफ कह देते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस बार उनका सामना किसी साधारण दुश्मन से नहीं बल्कि ऐसे संगठन से होने वाला है जो कई कदम आगे की सोचकर अपनी चाल चलता है। लेकिन तभी पूरे कमरे का माहौल अचानक बदलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकतवर मोनोनोके धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो और अगले ही पल अंधेरे में से एक रहस्यमयी आदमी बाहर निकल आता है। उसे देखते ही राघो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आखिरकार वही दुश्मन उनके सामने आ चुका था जो राघो की आजादी के पीछे छिपा हुआ था। उधर दूसरी तरफ अंधेरे में कोई रहस्यमयी शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार ब्लैक टॉर्च मेरे पास पहुंच ही गई। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे जीरो की तरफ टिकी हुई थी। वो मुस्कुराकर कहता है, तो तुम ही हो ब्लैक टॉर्च। उसे देखते ही राघो पहली बार पूरी तरह गंभीर हो जाता है। और अगर मेरा शक सही है तो ये उन मोनोको में से एक है जिसने सदियों पहले मुझे सील करने की साजिश में हिस्सा लिया था। ये सुनते ही जीरो, शिबा और बाकी सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। उधर वह रहस्यमयी मोनोको मुस्कुराते हुए कहता है, राघो, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। इस बार तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। यहीं पर ब्लैक टॉर्च एपिसोड का ये पार्ट खत्म होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये रहस्यमयी मोनोको कौन है जो राघो के अतीत के बारे में सब कुछ जानता है? और क्या जीरो अपनी पहली असली लड़ाई में इस दुश्मन का सामना कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे ब्लैक टॉर्च एपिसोड 5 में।